कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में सीबीआई ने कार्रवाई तेज कर दी। सीबीआई के अधिकारियों ने पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए इस मामले में सच उगलवाने की कोशिश की, जिसके लिए सीबीआई ने 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया, जिनमें मुख्य आरोपी संजय रॉय भी शामिल था। आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट जेल के अंदर ही किया गया। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आरोपी संजय रॉय से सीबीआई के अधिकारियों ने करीब 20 सवाल पूछे, जैसे क्या वारदात वाले दिन आप हॉस्पिटल में थे, क्या आपने पीड़िता का रेप किया, क्या आपने पीड़िता का कत्ल किया, क्या आप पीड़िता को जानते थे, क्या कत्ल में आपके साथ कोई और भी शामिल था, क्या कत्ल करने के बाद आप अस्पताल से भाग गए थे, क्या आपने पीड़िता के साथ पहले भी छेड़छाड़ की है, क्या आप पॉर्न फिल्में देखते हैं, क्या आप डॉक्टर संदीप घोष को जानते हैं, क्या कत्ल की जानकारी आपने संदीप घोष को दी थी, क्या आप पीड़िता के कत्ल से पहले रेड लाइट इलाके में गए थे, आपके साथ सेमिनार हॉल में कोई और भी मौजूद था। ऐसे कई सवाल थे जो आरोपी से पूछे गए। आरोपी संजय रॉय के साथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल समेत 7 लोगों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। तो महिला डॉक्टर के रेप के बाद हत्या मामले की तह तक जाकर सीबीआई आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश में है और यही वजह है कि सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय के अलावा इस मामले में 6 और लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया, जिसमें पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी शामिल थे। इस दौरान संदीप घोष से करीब 25 सवाल पूछे गए, जैसे क्या वारदात वाले दिन आप हॉस्पिटल में थे, क्या आपको पता है कि पीड़िता का रेप किसने किया, क्या आपको मालूम है कि पीड़िता का मर्डर किसने किया, क्या पीड़िता का गैंगरेप हुआ था, पुलिस को आपने इस वारदात की जानकारी दी थी, आपने वारदात वाले दिन पीड़िता को देखा था या उससे आपकी कोई मुलाकात हुई थी, क्या आपके और पीड़िता के बीच में किसी तरह का विवाद था, आपने पीड़िता के परिजनों को इस हत्या को आत्महत्या बताया था क्या, इसके अलावा परिवार को जो जानकारी दी वो किसी के कहने पर दी गई थी क्या वारदात की सूचना पुलिस को देर से दी गई थी, आप खुद एक डॉक्टर हैं, क्या आपको नहीं लगता था कि क्राइम सीन को सुरक्षित रखना जरूरी होता है, क्राइम सीन का रेनोवेशन क्या आपने करवाया था और सबूतों के साथ छेड़छाड़ एक अपराध है, इसकी जानकारी क्या है आपको, क्राइम सीन को आपने जांच पूरी होने तक सुरक्षित क्यों नहीं रखा, वारदात के बाद आपने तुरंत अपना इस्तीफा क्यों दे दिया, इतनी जल्दी किस बात की थी आपको, क्या आपको रिजाइन करने के लिए किसी ने आप पर दबाव बनाया था, आपने वारदात के बाद किस किस से बात की, वारदात की जानकारी फोन पर किस किस को आपने दी थी और संजय रॉय को जानते हैं आप, अगर हां तो कब से और कितनी बार उससे मिले, 8 और 9 अगस्त को क्या मिले थे आप दोनों की कोई बातचीत हुई थी, ये सवाल सीबीआई की तरफ से किए गए। तो इस बीच कोलकाता रेप कांड में पहली बार आरोपी संजय रॉय की वो तस्वीर सामने आई जिसकी वजह से उसकी गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई। हालांकि इस तस्वीर को किसने रिलीज किया इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन इस तस्वीर में आरोपी संजय रॉय आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल के पास दिखाई दिया। ये सीसीटीवी देर रात करीब 1:03 का बताया गया। वारदात वाले दिन आरोपी संजय रॉय सेमिनार हॉल के पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। इस तस्वीर में आरोपी संजय जीन्स और टी शर्ट में नजर आया, जबकि उसके गले में ब्लूटूथ लटक रहा था। जानकारी के मुताबिक यही ब्लूटूथ घटनास्थल से बरामद किया गया था। इसे जब संजय रॉय के मोबाइल से पेयर किया गया तो ये आसानी से पेयर हो गया था, जिसके बाद संजय को गिरफ्तार कर लिया गया था। दावा किया गया कि कोलकाता पुलिस ने अस्पताल के इन्हीं सीसीटीवी फुटेज और ब्लूटूथ के आधार पर संजय रॉय की गिरफ्तारी की थी, जिसके बाद पूछताछ के दौरान संजय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। असम के नगांव जिले में 14 साल की नाबालिग से गैंगरेप के मुख्य आरोपी इस्लाम की ताबाल में डूबने से मौत हो गई है। तालाब में डूबने से मौत हुई और यह हादसा तब हुआ जब पुलिस आरोपी को क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए लेकर के पहुंची थी। दावा है कि तभी आरोपी ने पुलिस को चकमा देकर वहां से भागने की कोशिश की और इसी दौरान पुलिस से बचने के लिए उसने तालाब में छलांग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मौके पर एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची और करीब 2 घंटे की तलाश के बाद आरोपी का शव तालाब से बरामद कर लिया गया। सिपाही हेंडकापर टानी पलाबले चेष्टा करे और पानी जीतु तक पुखुरी आछे पुखुरीत पड़े लगे लगे आमि प्रब्लेम करूँ। इस घटना की जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। महिला समिति के लोग भी वहां पहुंच गए। नाबालिग से गैंगरेप के मुख्य आरोपी की मौत के बाद भी लोग वहां काफी नाराज दिखे और उन्होंने मामले में बचे 2 आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की।
जो 2 रेपिस्ट अभी भी घूम रहे, खुले आसमान के नीचे घूम रहे, उन लोगों को हम लोग को सौंपिए। अगर आप लोग उन लोगों को मतलब ऐसा मौत नहीं दे सकते तो हम लोग देंगे। जो महिला समिति है, जो समाज है, हम लोग उसको ऐसा मौत देंगे कि पूरी दुनिया, पूरी भारतवर्ष याद रखे। गहन जांच के बाद पुलिस ने एक दिन पहले ही तफजुल इस्लाम को गिरफ्तार किया था। उसकी पहचान गैंगरेप में शामिल तीसरे आरोपी के रूप में हुई थी, जबकि इस घटना में शामिल 2 आरोपियों की तलाश जारी है। नाबालिग से गैंगरेप के मुख्य आरोपी की पुलिस कस्टडी के दौरान हुई मौत पर सवाल खड़े हो गए हैं और विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर के राज्य सरकार को घेर लिया, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। हालांकि कांग्रेस ने नाबालिग से गैंगरेप के आरोपियों को कानून के हिसाब से सख्त सजा देने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने राज्य की पुलिस पर भी सवाल उठाया। कानूनी तौर पे उसको इस्टेब्लिश करके कानूनी तौर से उसको सजा देना चाहिए था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी तरफदारी कर रहा हूँ। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। किसी भी कांग्रेस लीडर का स्टेटमेंट आज ले लीजिए, वो क्रिमिनल का फेवर में ही बोलेगा वो लोग। लेकिन अभी वो लोग, क्योंकि ये मियाँ लोग तो कांग्रेस को अपना माँ मान लिया, उन लोगों को गार्जियन मानता है, इलेक्शन में देख ही लिया कितना ट्रस्ट करता है। इस बीच आरोपी तफजुल इस्लाम के गाँव वालों ने उसके जनाजे में शामिल होने से इनकार कर दिया। हमने ये सिद्धांत किया कि उनका जो डेड बॉडी जब हमारे यहाँ आएगा तो हम उनको जनाजा नहीं करेंगे और हमारे जो कब्रिस्तान है उनपे वहाँ पे उनके जगह नहीं देंगे, और जो उनका फैमिली है उनको भी हम हमारी तरफ से बॉयकॉट किया गया है। असम सरकार ने इस मामले में बाकी बचे 2 आरोपियों को जल्द पकड़ने और जांच के बाद उन पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि इस घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत कार्रवाई के लिए आदेश दिया गया। साथ ही बाकी बचे आरोपियों को भी जल्द पकड़ने का भरोसा दिया। जब नारी का ऊपर कोई अत्याचार होता है, नारी का मर्यादा का ऊपर कुछ काम, ऐसा गलत काम होते हैं, तो हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। घटना तो होता ही है, लेकिन सरकार को देखना चाहिए पब्लिक कि सरकार एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है। महाराष्ट्र के बदलापुर में बच्चियों के साथ हैवानियत को लेकर के महाविकास अघाड़ी ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान एमवीए के नेताओं ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए शिंदे सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। पुणे में एनसीपी शरद गुट के प्रमुख शरद पवार ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदर्शन के दौरान शरद पवार काले रंग का मास्क पहने हुए थे, जबकि पार्टी के कार्यकर्ता अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस मौके पर शरद पवार ने वहां मौजूद लोगों को शपथ भी दिलाई। जय हिंद। तो वहीं मुंबई में शिवसेना उद्धव गुट ने प्रदर्शन किया, जिसमें पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे समेत कई नेता भी शामिल हुए। यहाँ भी लोग काले रंग का मास्क और हाथ पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करते नजर आए। दरअसल एमवीए ने बदलापुर मामले को लेकर महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बंद पर रोक लगा दी, जिसके बाद एमवीए ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। गुजरात के वडोदरा में श्रीजी की आगमन यात्रा के दौरान हंगामा हो गया। 2 गुट आमने सामने आ गए और उनके बीच में जमकर के पथराव हुआ। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि विवाद किस बात को लेकर के शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही देर में ये विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते वहां पथराव शुरू हो गया। दोनों ओर से जमकर पत्थर चले, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। पथराव के बाद लोग इधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर पहले जो लोग आगमन यात्रा के दौरान झूम रहे थे, वो पथराव के बीच खुद को बचाते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि यात्रा के दौरान पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन इससे हंगामा कर रहे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने जमकर बवाल काटा। पथराव की वजह से कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। बाद में हालात बिगड़ने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को संभालने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ा और मामले को शांत कराया। हालात को देखते हुए वहां काफी संख्या में पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया। समाजवादी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में आईएनडीआईए गठबंधन के तरह ही कई सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने कांग्रेस को बता दिया कि अगर हरियाणा में समाजवादी पार्टी कमजोर है तो यूपी में भी कांग्रेस की स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं है।
और दावा है कि समाजवादी पार्टी ने हरियाणा में यादव बाहुल्य और मुस्लिम बाहुल्य वाली 5 सीटों की अपनी मांग रख दी। हरियाणा में यादव बाहुल्य वाली 11 विधानसभा सीटें हैं, जबकि 7 सीटें मुस्लिम बाहुल्य वाली हैं। सूत्रों के मुताबिक इनमें से समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों की मांग की है। हालांकि खबर है कि हरियाणा कांग्रेस के नेता समाजवादी पार्टी के साथ साझेदारी के लिए तैयार नहीं है। उनका तर्क है कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, जिसका जवाब समाजवादी पार्टी की ओर से भी दिया गया। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने कहा कि यूपी में उपचुनाव वाली 8 सीटों पर 2022 में कांग्रेस की हालत बेहद खराब थी। कांग्रेस 6000 वोटों के अंदर ही सिमट गई थी। कांग्रेस के खाते में बस 10,000 मतों से ऊपर सिर्फ 1 सीट गाजियाबाद में ही गई थी। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी का हरियाणा में दावा नहीं बनता है तो उस आधार पर यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस को दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर सवाल उठाते हुए जोरदार हमला बोला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को लेकर सीएम योगी ने कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया। सीएम योगी ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे की घोषणा मंजूर है। कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है। योगी आदित्यनाथ के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। हम अपने मैनिफेस्टो की जिम्मेदारी ले सकते हैं। हमारा मैनिफेस्टो जब आएगा, आप सवाल पूछेगा, हम जवाब देंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अखिलेश यादव को पटखनी देने के लिए सीएम योगी ने कमर कस ली। उन्होंने 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए अखिलेश यादव के पीडीए के सामने खास प्लान तैयार किया, जिसके जरिए वो जनता तक पहुंचकर लोकसभा चुनाव में मिले झटके की भरपाई करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये खास प्लान है एसएस यानी कि संवाद और सौगात। मुख्यमंत्री ने एसएस प्लान के जरिए ही बीजेपी के लिए उपचुनाव में जीत की जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। सीएम योगी विकास, संवाद और साथ के जरिए उपचुनाव को साधने की कोशिश में है। क्षेत्रों में पहुंचने से पहले मंत्रियों की टोली जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद के जरिए इन इलाकों के मुद्दे और जनता के मूड को भी टटोल रहे हैं। जनता समझ चुकी है कि पीडीए का मतलब केवल परिवार का डेवलपमेंट है और कोई इससे अलग समाजवादी पार्टी को न सोचता है, न अखिलेश को सोचता है। समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी के इस प्लान पर तंज कसा और कहा कि इससे बीजेपी को उपचुनाव में कोई फायदा नहीं होने वाला। और फार्मूला अपना ले, आने वाले उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में इंडिया ब्लॉक सभी 10 सीटों को जीतेगा। कांग्रेस ने भी दावा किया कि बीजेपी कुछ भी कर ले, उपचुनाव में उनकी हार तय है। जनता के मुद्दों पर आपके पास जवाब नहीं है। जनता आपको उपचुनाव में हराने जा रही है। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी चुनाव 10 की 10 विधानसभा सीटों पर जीतेगी। यूपी के मुरादाबाद में दलित नर्स से दुष्कर्म के मामले में योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। जिला प्रशासन ने दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर शहनवाज के पिता के 3 मदरसों को सील कर दिया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। पुलिस के अधिकारी तीनों मदरसे के गेट पर तालाबंदी करके उसे सील करते दिखाई दिए। दावा किया गया कि जो 3 मदरसे सील किए गए हैं, उसमें से 2 मदरसे सरकारी जमीन पर अवैध रूप से निर्माण करके बनाए गए थे। वहीं एक मदरसा निजी जमीन पर चल रहा था, जिसमें छात्रावास भी था। मदरसों को सील करने की कार्रवाई मुरादाबाद के अल्पसंख्यक अधिकारी प्रदीप कुमार, एसडीएम मनी अरोड़ा और सीओ राजेश कुमार की मौजूदगी में की गई। इसके साथ ही साथ पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों की संपत्ति को जब्त करने की तैयारी भी तेज कर दी। दरअसल एक हफ्ते पहले ठाकुरद्वारा में स्थित एबीएम अस्पताल के डॉक्टर शहनवाज ने नर्स को बंधक बनाकर उसके साथ रात भर दुष्कर्म किया था, जिसके बाद पुलिस ने डॉक्टर और उसके 2 सहयोगियों को जेल भेज दिया और अब दुष्कर्म के आरोपी की अवैध संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारत बंद के दौरान उपद्रव के मुख्य आरोपी हाजी शहजाद के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अब पुलिस ने उसकी क्राइम कुंडली भी खंगाल ली है, जिसके आधार पर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। इधर इस पूरे मामले में साजिश का एंगल भी सामने आया। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के लिए सोशल मीडिया पर अभियान चलाया गया। साथ ही पुलिस इस हमले में फंडिंग का एंगल भी खंगाल रही है। साथ ही आरोपी हाजी पर अलग अलग मामलों में 6 केस दर्ज हैं।
पुलिस थाने पर हमले के बाद से आरोपी फरार है, जिससे पुलिस तलाश कर रही है। साथ ही छतरपुर में पुलिस पर पथराव और हमला करने वाले 16 आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। ये जरूर सामने आया कि सोशल मीडिया पर इस प्रकार का आह्वान करते हुए पत्र सर्कुलेट हुआ था। उसकी हम जांच कर रहे हैं कि क्या इसका मुख्य उद्देश्य था। उसी प्रकार से फंडिंग और बाहर से आने वाले लोगों को लेकर के भी हमारा सीसीटीवी फुटेज जो लोग हमें अभी तक मिले हैं उनकी जानकारी एवं अलग अलग प्रकारों से साक्ष्यों को इकट्ठा कर रहे हैं। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी और हाजी की 20 करोड़ की आलीशान कोठी को बुलडोजर से ढहा दिया था। जी न्यूज़।